Assalamu alaikum students and welcome back to the Dream Academy. I hope so that you all are fine and in a very good health. Today we are going to start unit number 4 dynamics part 2 conceptual questions, or we can say that short response questions. In our previous video we had done unit number 4 dynamics, question number 1 to question number 5. In this video we will proceed further. The link of the video that I had just previously uploaded of short response questions from 1 to 5 will be given in the description. You can click this link and visit to that video. Now we're going to start our unit number 4 dynamics 2 short response questions from question number 6 to question number 10. So without wasting our time, let's move towards our video. Okay, so question number 6 is, when standing on a crowded school bus, which stance would provide better stability and prevent you from being pushed over? Legs joined or legs spread apart? अब इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक बस में खड़े हुए हैं तो आपके पास दो चांसेस हैं कि जब आप खड़े हो तो आप अपने टांगों को खोल के खड़े हो और आप अपनी टांगों को जोड़ के खड़े हो। इन दोनों केसेस में कौन सी चीज़ आपको अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है? लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो बस है वो एकदम से ब्रेक अप्लाई करती है और एकदम से एक झटका फील होता है आपको, तो उस वक्त क्या होगा? आपको क्या, अगर आप लेग्स खोल के खड़े होंगे तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, आप बैलेंस कर पाएंगे अपने आप को, या जब आप लेग्स को जॉइन करके खड़े होंगे तब आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे? तो इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन ऐसी, कौन सा स्टांस ऐसा है जिसमें आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे? हम इसको अपने मार्कर की मदद से समझेंगे कि इससे क्या होगा। अब देखें, एक आपके पास एक चीज़ है कि आप फॉर एग्जांपल इस तरह से लेग्स अपार्ट करके खड़े हुए हैं, इस तरह से, और अगर आप कहते हैं कि आप लेग्स जॉइन करके खड़े हुए हैं इस तरह से, तो इन दोनों केसेस में कौन आपको अच्छे से बैलेंस कर पाएगा? लेग्स आप खोल के खड़े हुए हैं और एक लेग्स जॉइन करके खड़े हुए हैं। चूंकि लेग्स जो आप खोल के खड़े हैं, इससे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, आप स्प्रेड अपार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट कर रही होती है आपकी बॉडी के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि आप सडन मूवमेंट से बच जाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है आपका, आपको ग्रेविटी अच्छे से अट्रैक्ट कर रही होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप इजीली अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। सो क्वेश्चन अपना रीड करते हैं। व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड बस, when standing on a crowded school bus, spreading your legs apart provides better stability and helps prevent you from being pushed over. अगर आप अपने लेग्स को स्प्रेड आउट करके खोल के खड़े होंगे तो उससे क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, और आपको अगर कोई धक्का भी देगा या बस जो एकदम से ब्रेक लगाती है तो आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। दिस वाइडर स्टांस, मतलब आपने टांगे खोल के खड़े हैं, लोअर्स योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाएगा और बेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा ताकि आपको सपोर्ट मिले और ज़्यादा एरिया के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करे, मेकिंग इट हार्डर फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सडन मूवमेंट्स ऑफ द बस और द क्राउड टू अनबैलेंस यू, जिसकी वजह से जो सडन मूवमेंट्स आपको आके अटैक कर सकते हैं, जिसमें ये है कि बस एकदम से ब्रेक लगाए या कोई बंदा आपको धक्का दे, तो आप इजीली अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाई अ मूविंग बाइसिकल इज ईजियर टू बैलेंस, रिलेट दिस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। वो ये कह रहे हैं कि एक बाइसिकल जो मूव कर रही है, मूव करती हुई बाइसिकल को बैलेंस करना आसान होता है, और आपने इसको बताना है कि वो क्यों आसान होता है। इसको आपने रिलेट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन के साथ, कि प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल मोशन इस प्रोसेस को क्या कहता है और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, तो वो चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है, बट आई विल नेवर मोटिवेट यू कि आप सेम टू सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन का आंसर कॉपी करें। यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक हो गया? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। अ मूविंग बाइसिकल इज ईजियर टू बैलेंस बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन, स्पेसिफिकली द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड गायरोस्कोपिक इफेक्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई होंगी। पहली चीज़ अप्लाई होगी एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम इसमें किस तरह से काम करता है, हम सबसे पहले ये देखेंगे, देन हम चेक करेंगे गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है। व्हेन द बाइसिकल इज मूविंग द व्हील्स आर स्पिनिंग, बाइसिकल मूव कर रही है तो आपके व्हील्स स्पिन कर रहे होंगे उस वक्त। दीज स्पिनिंग व्हील्स हैव एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू कीप रोटेटिंग। ये स्पिनिंग व्हील्स के पास एक एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर इतनी काबिलियत होना कि वो रोटेट कर सके।
ठीक है, कि वो रोटेट करती रहे। द फास्टर द व्हील स्पिन द ग्रेटर द एंगुलर मोमेंटम, वो व्हील्स जितना तेज स्पिन करेंगे उतनी ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम उन व्हील्स के पास आती जाएगी। सो दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम, कि जो स्पिनिंग बॉडी है, एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है और वो एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी को रोटेट करवाने में मदद करती है। हम यही कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम आ गई, ये रोटेट कर सकती है, या आगे रोटेट करती रहेगी, और जितना ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करेगा उतना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा। सो दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। अब हम आते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और गायरोस्कोपिक इफेक्ट मिलके किस तरह से बाइसिकल को बैलेंस करते हैं। अच्छा जी, द गायरोस्कोपिक इफेक्ट्स कम्स इनटू प्ले हियर, अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस टू इट्स ओरिएंटेशन। गायरोस्कोपिक इफेक्ट होता है क्या एक्चुअली में? गायरोस्कोपिक इफेक्ट ये होगा कि एक बॉडी जो पहले से स्पिनिंग में है, अगर कोई ऐसी फोर्स आएगी जो उसकी स्पिनिंग में मुदाखलत करेगी तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा। दैट इज द गायरोस्कोपिक इफेक्ट। व्हेन यू ट्राई टू टिल्ट अ मूविंग बाइसिकल, द गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑफ द स्पिनिंग व्हील्स क्रिएट्स अ फोर्स दैट अपोजेस द टिल्ट। अब होगा कि जब हम उस चलती हुई बाइसिकल जिसके व्हील्स के अंदर एक स्पिनिंग मोशन क्रिएट हो चुका है, उसको टिल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट के थ्रू क्या होगा कि वो एक ऐसी फोर्स क्रिएट करेगा जो कि उस टिल्ट को अपोज करेगा, उस बॉडी को टिल्ट नहीं होने देगा, हेल्पिंग टू कीप द बाइसिकल अपराइट, जिसकी वजह से हमारी बाइसिकल जो है वो सीधा चलती रहेगी, वो टिल्ट नहीं होगी। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट हाई स्पीड, और ये इफेक्ट ज्यादा अच्छे से काम कब करता है, जब हमारी बाइसिकल या स्पिनिंग मोशन बहुत हाई स्पीड पे हो रही होती है, विच इज वाई इट्स easier टू बैलेंस अ बाइसिकल व्हेन इट इज मूविंग फास्टर। इसी वजह से एक बाइसिकल जब तेजी से मूव कर रही होती है तो उसको बैलेंस करना बहुत आसान होता है। हम लोगों ने जो लोग बाइसिकल नहीं चलाना जानते या जो बाइक चलाना नहीं जानते, वो हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि किस तरह से ये बाइक बैलेंस की जाती है। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि बाइक अपने आप को खुद बैलेंस करती है इस गायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से। सो इन एसेंस स्पिनिंग व्हील्स एक्ट्स लाइक अ गायरोस्कोप, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड मेकिंग इट ईजियर टू बैलेंस द बाइसिकल एज इट मूव्स। इसके साथ स्पिनिंग व्हील्स जो होते हैं वो गायरोस्कोप की तरह काम करते हैं। अब गायरोस्कोप एक्चुअल में होता है कि ये जो मैंने फिगर बनाई हुई है ये गायरोस्कोप की है। इसमें भी यही काम होता है कि इसके अंदर का व्हील स्पिन करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर कोई रुकावट पैदा करते हैं जिसकी वजह से इसकी स्पिनिंग खत्म हो जाए, स्पिनिंग में रुकावट आए, तो ये ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये अपोज करता है उस फोर्स को और अपने आप को टिल्ट होने से बचाता है और स्पिन करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई इज अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप इज अनस्टेबल एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑन अ पॉइंट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम एक पेंसिल लेते हैं, उसको उसकी टिप पे खड़ा करते हैं। उसकी टिप पे खड़ा करने के बाद हमें ये फ़ील होगा कि वो पेंसिल उस टिप पे खड़ी ही नहीं हो सकती। थोड़ा 1-2 सेकंड्स के लिए खड़ी होगी, आफ्टर दैट वो गिर जाएगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक पेंसिल अपनी टिप पे खड़ी क्यों नहीं हो सकती? और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सो हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखें दैट अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप इज अनस्टेबल बिकॉज द बॉटम एरिया इज वेरी स्मॉल। एक पेंसिल जो अपने टिप पे खड़ी है वो इस वजह से भी अनस्टेबल है क्योंकि उसका बॉटम एरिया जिसके ऊपर वो खड़ी है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू इट्स हाइट। हाइट उसकी ज़्यादा है और जिस एरिया पे वो खड़ी है वो वहाँ पे वो एरिया कम है। ठीक है, सो इवन अ टाइनी पुश कैन मेक इट फॉल। तो अगर हल्का सा भी पुश मिलेगा, हल्का सा इसको फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी तो ये गिर जाएगी। रीज़न क्या है कि इसकी हाइट के कंपैरिजन में जिस टिप के ऊपर, जिस सरफेस एरिया के ऊपर ये खड़ी है वो बहुत कम है। अब वो कौन-सी चीज़ें हैं जो एक ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को अफ़ेक्ट कर सकती हैं? The stability of an object standing on a point depends upon the base size, the height of the object and the mass distribution. अब बेस साइज क्या है? A wider base makes it harder to fall while a narrow base makes it easier to fall. अब एक चीज़ है जिसकी बेस, मतलब जिस चीज़ के ऊपर वो चीज़ खड़ी हुई है, वो अगर बेस ज़्यादा चौड़ी होगी तो क्या होगा, उसको गिराना मुश्किल होगा। इसके आप एग्जाम्पल इस तरह से लेंगे कि आप एक पेंसिल लें, उसको उसकी टिप पे खड़ा करें और दूसरी तरफ एक बॉक्स लें। आप शू बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। अब पेंसिल जो टिप पे खड़ी है वो टिप का एरिया छोटा है और जो बॉक्स आपने एक सरफेस के ऊपर रखा है उसका बेस एरिया ज़्यादा है। तो आप उस बॉक्स को टिल्ट करने में आपको मुश्किल होगी, लाइक आप अगर हल्का सा भी पुश करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि वो गिर जाए। सो पेंसिल को हल्का सा भी पुश करेंगे तो वो गिर जाएगी, वो तो वैसे खड़ी ही नहीं होगी उसके ऊपर। सो बेस साइज़ पे इस तरह से डिपेंड करता है। बेस वाइडर होगी तो आपको मुश्किल होगा उसको गिराने में, और अगर बेस नैरो है, तंग है, छोटी है तो उसको गिराना आसान होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट इज मोर स्टेबल। अब यहाँ पे क्या है, आपने एक चीज़ खड़ी की और उसकी अगर फॉर एग्जांपल हाइट कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स बेस एरिया, तो क्या होगा कि उसको गिराना मुश्किल हो जाएगा।
वाइल अ टॉलर वन इज लेस स्टेबल। जैसा हम पेंसिल के केस में लेते हैं, उसकी हाइट ज़्यादा है, नीचे बेस एरिया भी कम है। हाइट भी ज़्यादा होगी, बेस एरिया भी कम हो गए तो वो अनस्टेबल होगी। सो इसी तरह बाकी ऑब्जेक्ट्स के केस में होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट ज़्यादा है और बेस कम है, ठीक है, सो उसमें भी वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड फैक्टर है मैस डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द वेट इज स्प्रेड आउट इवनली एंड केप्ट लो। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ है जो चौड़ी है लेकिन उसका वेट या मैस जो वो अच्छे से फैला हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसकी जो कह सकते हैं कि हाइट उसकी कम है और उसको चौड़ा बनाया गया, उसका वेट डिस्पर्स्ड है ज़्यादा एरिया में, तो वो स्टेबल होगा। और अगर उसका वेट अनइवन है, ठीक है, लाइक ऐसे भी कह सकते हैं कि एक साइड से वो ज़्यादा भारी है और एक साइड से कम भारी है, इस तरह से भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि उसका जो वेट है वो ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड आउट नहीं है, कम एरिया पे स्प्रेड आउट है और वो हाई है, मतलब उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो वो अनस्टेबल होगी। सो थिंग्स विद अ वाइड बेस, लो हाइट एंड लो इवनली स्प्रेड वेट स्टे मोर स्टेबल। ऐसी चीज़ें जिनकी बेस वाइड होगी, हाइट कम होगी और वो इवनली स्प्रेड होंगे, तो हम वो कह सकते हैं कि वो बॉडी स्टेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। व्हाइल ड्राइविंग व्हाट हैपेंस इफ द ड्राइवर टेक द कर्व टू फास्ट? हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले अ रोल इन कीपिंग द कार फ्रॉम स्किडिंग ऑफ द रोड? अब हो ये रहा, वो ये पूछ रहे हैं कि ड्राइविंग के वक्त आप ये इमेजिन करें कि उस वक्त क्या होगा अगर ड्राइवर जो कर्व है, टर्न जो है वो बहुत तेजी से ले, उस सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किस तरह से रोल प्ले करती है उस कार को अपने रोड से बाहर जाने के लिए। लाइक वो जो कार है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से टर्न में ही रहती है, उस रोड के ऊपर ही रहती है, उस रोड से बाहर नहीं चली जाती। किस तरह से? अब जैसा ये कार है, जैसे ये वाली कार है, ये टर्न ले रही है। अब ये टर्न लेके इस साइड पे आ रही है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस टर्न से होके इस साइड पे आ रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये कार यहाँ से सीधी आ जाए यहाँ पे, ठीक है? सो वो यही पूछ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ से रोल प्ले करता है इस कार को इस रोड के ऊपर ही रखने में। ये इस तरह से सीधी नहीं चली जाती। Okay, if a driver takes a curve too fast, the car may skid off the road. Here's how centripetal force is involved. अगर वो कार बहुत तेज़ी से लेगा तो उस वक्त क्या होगा कि वो रोड से बाहर जा सकता है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अपना रोल प्ले करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सर्कल में मूव करने पे अपोज करती है, कि वो कहती है कि आप करो, सर्कल में मोशन करो। In the case of a car turning a curve, the centripetal force is provided by the friction between the tires and the road. कार के केस में जब वो एक कर्व में से टर्न कर रही होती है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है? जो टायर और रोड के दरम्यान में फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है उस कार को। दूसरा केस होता है कि रोड को भी बेंडिंग की जाती है, लाइक एक तरफ से ऊंची होती है, दूसरी साइड से नीचे होती है। तो हम वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का पूछा है। तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ से रही होती है? टायर और रोड के दरम्यान में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। दिस फोर्स पुल्स द कार्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गोइंग स्ट्रेट। यही फोर्स उस कार को पुल करेगी सेंटर की तरफ, कि वो उस कर्व से टर्न करे यहाँ पे और वो यहाँ से सीधा ना चला जाए। दूसरी चीज़ क्या है? स्पीड एंड कर्वेचर। द फास्टर द कार इज गोइंग, द ग्रेटर द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप इट ऑन द कर्व। अगर कार ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, उसकी स्पीड हाई है, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी उसको कर्व में रखने के लिए। इस वजह से कहते हैं कि जब हम टर्न ले रहे हों, तो हमें ये करना चाहिए कि अपनी स्पीड कम करनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा प्रोवाइड ना, ये भी हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ज़्यादा ना मिल पाए, तो हम लोग ईजिली कर्व जो है वो पास ऑन कर सकें, उससे से टर्न हो सके। सो आल्सो शार्पर कर्व्स रिक्वायर मोर सेंट्री, और दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा शार्प कर्व है, तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पे एक चीज़ ये है जो मैंने अभी आपको बताया, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप तेज़ी से मूव कर रहे हो टर्न के ऊपर या कर्व के ऊपर, तो क्या होगा कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा ना मिल पाए, तो क्या होगा? स्किडिंग होगी, आप सीधा चले जाओगे रोड पे, आप उस कर्व को टर्न नहीं कर पाओगे। तो उस वक़्त स्किडिंग का क्या प्रोसेस होता है? इफ द ड्राइवर गोज़ टू फास्ट, उस कर्व से वो ड्राइवर बहुत तेज़ी से अगर चला जाता है, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीड्स द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स देन द टायर्स कैन प्रोवाइड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? वो हमें वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन जो फ्रिक्शन टायर्स और रोड के दरम्यान में प्रोड्यूस हो रही है, वो उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स कार को नहीं दे पा रही। तो उससे क्या होगा? द टायर्स लूज़ ग्रिप,
टायर्स ग्रिप को लूज कर देंगे एंड द कार स्किड्स ऑफ द रोड। वो कार जो है वो रोड से उतर जाएगी, वो टर्न नहीं कर पाएगी बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप इट टर्निंग, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी नहीं मिल पाई जितनी जरूरत थी। हाई स्पीड पर जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत थी उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली, तो वो क्या होगा, वो स्किड हो जाएगा रोड से। द कार एसेंशियली कंटिन्यूज मूविंग इन अ मोर और लेस स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। तो होगा क्या, इनर्शिया की एबिलिटी की वजह से वो कार क्या करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली जो उसको सेंटर की तरफ धकेले, उसको पुश करे, तो क्या होगा, वो टर्न नहीं ले पाएगा, वो सीधा ही चला जाएगा रादर देन द फॉलोइंग द कर्व, कर्व को फॉलो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कंसिडर अ सिचुएशन वे यू स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग इन अ सर्कल। हाउ डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग वैरी एज द बॉल मूव्स अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स इन इट्स सर्कुलर पैथ एंड व्हाट फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने एक सिचुएशन कंसिडर करनी है कि आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ बॉल अटैच्ड है और आप उस बॉल को सर्कल में मूव करवा रहे हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये बॉल डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मूव करेगी तो उन डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन किस तरह से चेंज होती जाएगी और कौन कौन सी फोर्सेस इस मोशन में इन्वॉल्व होंगी, ये चीज़ हमने बतानी है। ओके, when we swing a ball on a string in a vertical circle, two forces acts on it। जब हम एक बॉल को स्विंग करेंगे इसमें एक वर्टिकल सर्कल में, तो दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक फोर्स होगी टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि उस बॉल को सेंटर की तरफ खींचेगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगी, एक टेंशन फोर्स होगी जो उस बॉल को सेंटर की तरफ खींचेगी, दूसरी चीज होगी वेट जो उस बॉडी के डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। द पुल और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नॉट द सेम एवरीवेयर, और वो जो पुल, ये टेंशन फोर्स पुल लगा रहा है सेंटर की तरफ, वो हर पॉइंट पे इस सर्कल में हर पॉइंट पे सेम नहीं रहे। अच्छा, अब जब हम लोग बॉल के केस में बात करेंगे, उसकी मोशंस के बारे में बात करेंगे, तो हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसकी मोशन में क्या होगा, एक टॉप वाले साइड होगी, ठीक है, एक ये टॉप वाली साइड होगी, एक ये बॉटम वाली साइड होगी और दो साइड्स होंगी आपके पास, ठीक है। हम इन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, टॉप पे क्या हो रहा होगा, बॉटम पे क्या हो रहा होगा और आपकी साइड्स के ऊपर क्या हो रहा होगा। एट द टॉप, टॉप पे क्या होगा, बोथ वेट एंड द टेंशन पुल द बॉल टुवर्ड्स द सेंटर। अब टॉप पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जब बॉल होगी, इधर इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और वो जो टेंशन उस स्ट्रिंग पे लग रही होगी वो भी नीचे वाली साइड पे एक्ट कर रही है, क्योंकि सेंटर की तरफ टेंशन एक्ट करती है। जब बॉल यहाँ पे होगी तो उसको जब सेंटर की तरफ खींचेगी तो वो इसी साइड पे एक्ट करेगी और वेट भी उस बॉडी का नीचे वाली साइड पे होगा। सो द स्ट्रिंग डज नॉट नीड टू पुल वेरी हार्ड, तो हमें उस स्ट्रिंग को ज़्यादा जोर से मूव करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। टेंशन इज द स्मॉलेस्ट हेयर, तो यहाँ पे टेंशन जो होगी वो कम होगी, उसको सेंटर की तरफ खींचने के लिए उसको कम जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि वेट भी नीचे वाली साइड पे एक्ट कर रहा है। तो दो फोर्सेस इकट्ठे एक्ट करें तो टेंशन ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। बॉटम में क्या होगा, बॉटम पे ये होगा कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल बॉल यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या केस होगा, हमने क्या कहा था कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और टेंशन हमेशा अपवर्ड एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे क्या होगा, द वेट पुल्स डाउन but the string must pull up hard enough to balance the weight and keep the ball moving in a circle. Tension is the largest here। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि वेट इसका एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड साइड पे। अब टेंशन को इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर ताकि वो इस वेट को ओवरकम कर सके और उस बॉल को इस सर्कल में मूव करवा सके, ठीक है। इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि ये टेंशन बढ़ जाए और ये वेट उसका कम हो जाए जो नीचे वाली साइड पे कर रहा है, तभी वो बॉल इस सर्कल में मूव कर पाएगी। अगर ऐसा होता है कि वो वेट ज़्यादा हो जाता है और टेंशन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, तो बॉल क्या होगा, वो सर्कल में मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेंशन हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि बॉल को खींचा जा सके ऊपर और वो टेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और टेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो वो सर्कल में ही मूव कर पाए। आगे क्या होता है, एट द साइड्स द वेट पुल्स डाउन बट द स्ट्रिंग ओनली पुल्स साइडवेज टुवर्ड द सेंटर टू कीप द बॉल मूविंग। टेंशन हियर इज बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइड्स पे बॉल इधर है, ठीक है। अब बॉल यहाँ पे है, वेट इसको ज़रा सही से बना देते हैं। बॉल अब ये यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे वेट नीचे वाली साइड पे एक्ट करता है, हमें ये पता है। अब टेंशन क्या करेगी,
द वेट पुल्स डाउन बट द स्ट्रिंग ओनली पुल्स साइडवेज टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इस साइड पे मूव करेगी, सेंटर वाली साइड पे, साइडवेज से वो सेंटर की तरफ लेके आएगी टू कीप द बॉल मूविंग, ताकि बॉल सर्कल में मूव करती रहे। द टेंशन हेयर इज बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन यहाँ पे टॉप एंड बॉटम के दरमियान में ही रहेगी। लाइक दिस इज योर टॉप, तो इसके दरमियान में ये एक्ट करेगी इस साइड पे। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉल इस साइड पे आती है तो टॉप और बॉटम के दरमियान में इस साइड पे एक्ट करेगी। ठीक हो गया। सो टेंशन इज मैक्सिमम एट द बॉटम, मिनिमम एट द टॉप एंड मीडियम एट द साइड्स। टॉप पे तो ये हो रहा होगा कि आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो आपका टेंशन ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं होगी। वेयर एज जब बॉटम में क्या होगा, वेट वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा तो टेंशन ज़्यादा चाहिए होगी ताकि वो बॉल सर्कल में मूव कर सके, वाइल एट द साइड्स वो मीडियम होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड। वो ये कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है उन तमाम सैटेलाइट्स के लिए जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, कि वो एक खास विच इज़ अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उस पे रहें और एक मेंटेन कर सके और अपनी एक स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन करके रखें। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो एक तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रहे, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे एक खास स्पेसिफिक स्पीड जो है वो मेंटेन करके रखें। ये है अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज अ स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर अबव अर्थ्स इक्वेटर। अब ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या, ये है तो एक ऑर्बिट ही सर्कल में, जिस तरह से एक अर्थ ऑर्बिट में मूव करता है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट भी एक खास सर्कुलर ऑर्बिट है जो कि अर्थ के इक्वेटर से 35,786 किलोमीटर ऊपर है। Where a satellite orbits in the same direction and with the same period as the Earth's rotation. यहाँ पे वो सैटेलाइट जो होती है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रहा होता है। ठीक है, वेयर सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, एंड विद द सेम पीरियड एज द अर्थ रोटेशन, और उसी पीरियड में रोटेट करती है जैसा कि अर्थ रोटेट कर रहा होता है। एक पूरे दिन में या 24 घंटों में एक दफ़ा पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, कॉजिंग इट टू अपीयर स्टेशनरी टू अ ग्राउंड ऑब्जर्वर। अगर सैटेलाइट अर्थ की रोटेशन के साथ-साथ और उसी की डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, तो क्या होगा, अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसको वो सैटेलाइट स्टेशनरी लगेगी कि वो रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट अर्थ की रोटेशन के साथ उसने अपनी रोटेशन को मैच कर ली है। जैसे अर्थ रोटेट करता है उसी तरह वो सैटेलाइट रोटेट करती है, तो दोनों चीज़ें रोटेट करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है। Communication satellites in geostationary orbit must have move around the earth at the same speed that earth rotates. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये चाहिए कि जिस तरह से अर्थ या जिस स्पीड में अर्थ रोटेट कर रहा है उसी स्पीड में वो रोटेट करें। लाइक अर्थ 24 घंटों में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी यही चाहिए कि वो अर्थ के गिर्द 24 घंटों में एक रोटेशन कंप्लीट करे। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट अपनी स्पीड अर्थ की स्पीड के साथ मैच नहीं करती, अगर तो वो सैटेलाइट स्लो मूव करती है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो ग्रेविटी क्या करेगी, उसको लोअर ऑर्बिट में ले आएगी, ग्रेविटी उसको खींच लेगी। क्यों? अब देखो, अगर तो वो उसकी स्पीड ठीक है अर्थ की स्पीड के साथ साथ है, तो ग्रेविटी उसको क्या करेगी, स्टेशनरी ऑब्जर्व करेगी, तो हम लोग वो उसको खींचेगी नहीं, पुल नहीं करेगी। इफ इट गोज फास्टर इट विल मूव इनटू अ हायर ऑर्बिट। अगर वो तेज मूव करती है तो क्या होगा, वो हाई ऑर्बिट में चली जाएगी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से। उसकी स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए ताकि वो उसी खास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रहे। ओनली एट द राइट स्पीड डज द सैटेलाइट स्टे फिक्स्ड अबव द सेम पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो उस एक खास स्पीड होगी, अगर वो उस खास स्पीड पे रहेगी तो वो क्या करेगी, वो एक खास पॉइंट पे रहेगी अर्थ के साथ साथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारे डिवाइसेस जो उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हैं वो अपने सिग्नल्स लॉस कर देंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्राउंड एंटीनास कैन देन ऑलवेज पॉइंट द सेम स्पॉट इन द स्काई टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल स्मूथली। तो हम लोग अपने एंटीनास का जो रुख होता है वो उसी सैटेलाइट की तरफ करते हैं। अगर वो सैटेलाइट उस स्पीड सेम स्पीड पे नहीं मूव करेगी और उस सेम पॉइंट पे नहीं मूव करेगी, स्लो मूव करने की वजह से अगर वो नीचे चली जाएगी और तेज़ मूव करने की वजह से ऊपर चली जाएगी, तो वो अपना पॉइंट खो देगी। पॉइंट खोने की वजह से एंटीना का फेस जो हमने उस सैटेलाइट की तरफ किया होगा, तो हम सिग्नल्स सही से कैच नहीं कर पाएँगे, ना सेंड कर पाएँगे, ना ही रिसीव कर पाएँगे, विदाउट नीडिंग टू ट्रैक द सैटेलाइट्स मोशन, और हम लोग सैटेलाइट के मोशन को भी ट्रैक नहीं कर पाएँगे। सो दीज़ आर द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 6 टू 11। सो होप सो कि ये आपको समझ आए होंगे। Have any query related to these questions, you can write it in the comment box. I will reply you as soon as possible.
और पिछले तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और तमाम शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. मस्ट join it and must watch those videos so that you can clear your concepts and can write well in the paper. So we will meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care.